तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने ग्रुप में डाला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, रात में वो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ज़रूरी काम आ गया था, तो ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो पॉलिटी GS2 UPSC 2023 का पेपर आया है उसके अंदर से हम 2 क्वेश्चन उठा रहे हैं जो प्राइमा फेसिया ऐसे लगते हैं कि भाई डिफ़िकल्ट है अटेम्प्ट करने। ठीक है, क्योंकि उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी है कि वो 2 टॉपिक्स को लिंक कर रही है। जैसे कि जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन आया था अब की बार। जनरली जुडिशरी के ऊपर जो क्वेश्चन आना चाहिए, जो हम सोचते हैं, जो टॉपिक्स हम प्रिपेयर करके जाते हैं, हम जुडिशियल एक्टिविज्म प्रिपेयर करके चले जाएंगे, जुडिशियल ओवररीच प्रिपेयर करके चले जाएंगे, देन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, रोल ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी, NJAC, जुडिशियल ऑटोनॉमी, ये थीम्स हम प्रिपेयर करके जाते हैं। बट ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि कई बार यूपीएससी थोड़ा डाइसी क्वेश्चन पूछ लेती है कि किस तरह से एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक कर दिया। जैसे यहाँ जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इन्होंने प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी से लिंक कर दिया। तो अगर हम शुरुआत में देखें स्टेटमेंट को पढ़ के, तो हमारे दिमाग में पॉइंटर्स नहीं आएंगे कि कैसे लिंक करना है। और अगर पॉइंटर्स लिंक आ भी जाएंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि इसको प्रेजेंट कैसे करें उन लिमिटेड वर्ड्स के अंदर। तो चलो हम देखते हैं कि किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है और किस तरह से मैंने इतना वास्ट कंटेंट है उसको मैंने पिरोया है। तो अब ये क्या है कि सबसे पहला वर्ड इसके अंदर जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। ठीक है, दूसरा कीवर्ड है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड है, तो यानी कि एंड थर्ड है प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन बेसिकली जो इन तीनों के ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना है और फ्लो में लिखना है जिस तरह से पूछा गया है। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है क्या। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती के अंदर बोला गया था। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस यहाँ बोला गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 लाइन्स की इंट्रोडक्शन दे दी। ठीक है, आपको ये सब नहीं करना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसी इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दी बैलेंस ऑफ द पावर इन द गवर्नेंस एंड इट विल अपहोल्ड द डेमोक्रेसी, ऐसे टाइप इंट्रोडक्शन बना देते हैं इतनी लंबी लंबी। ठीक है, वो कोई नो यूज़ नहीं होती। हमेशा याद रखना, पॉलिटी के अंदर कंसाइंस टारगेटेड कंटेंट ही चाहिए होता है। और अगर आपकी इंट्रो ना 3 लाइन से ज़्यादा जा रही है तो यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, ये मान के चलो। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप ये सब कर सकें, कि आप लंबी लंबी इंट्रो लिखें। और लंबी लंबी इंट्रो को कोई फायदा नहीं है, एग्जामिनर पढ़ेगा भी नहीं। जैसा आप मतलब ऐसे नहीं लिख देना, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे ऐसे लिख देते हैं इंट्रो में ही। ठीक है, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस में ये बोला गया था। टू द पॉइंट डायरेक्टेड इंट्रोडक्शन कीवर्ड की हो गई। ठीक है, उसके बाद एक ना ये यूज़ किया गया कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, तो ये किसी पर्पस से यूज़ किया गया है। तो आप थोड़ा सा बताओगे कि किस तरह से ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल में इसके बारे में बात की गई है। तो आप आर्टिकल 13 लिखोगे कि भाई जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है किसी भी लॉ को, वहाँ से जुडिशियल की इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में डिराइव हो रही है। फिर आर्टिकल 32 और 226 लिखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का गारंटर है ये। तो ये भी एक तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को दिखाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर आप ये लिखोगे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है ना वो कोलिजियम सिस्टम से हो रही है। फिर आप ये लिखोगे कि दे हैव ए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनको सिर्फ इम्पीच किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 124। तो जब आप ना ये दिखाओगे कि किस तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, लिखने को तो आप इस पे बहुत पॉइंटर्स लिख दो, अलग अलग प्रोविजंस लिख दो, बट इस पे 3-4 ही लिखने हैं, क्योंकि हमारी मेन बॉडी ना, हमारे क्वेश्चन की मेन बॉडी ये बताना है कि इसका इम्पैक्ट प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी पे क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने देख लिया कि ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ना और कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, ये मैं आधे पन्ने तक बता दूंगा। ठीक है, जिसमें 2 लाइन की मेरी इंट्रो हो जाएगी। फिर मैं लिख दूंगा कि व्हाट आर द प्रोविजंस दैट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, वो मैंने लिख दिए। कौन सा आर्टिकल है और उनके कीवर्ड, जैसे नल एंड वॉइड कीवर्ड हो गया, ये डाल दिया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया, ठीक है, कोलिजियम सिस्टम हो गया। तो जब आप इन को एक्सप्लेन करें ना, इन आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करें, तो ऐसा नहीं है आप लक्ष्मीकांत की पूरी लाइनें लिख दोगे। उस पूरी लाइन के अंदर ना सिर्फ 2 या 3 कीवर्ड होते हैं। वो 2-3 कीवर्ड जैसे ही आप लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ आएगा कि भाई इस लड़के को मतलब आइडिया है, और यही आपका रॉ कंटेंट होता है। कभी भी देखना आप
कि जो टॉपर्स होते हैं ना, जिनके नंबर आते हैं जीएस के अंदर 450 टाइप, तो वो इस तरह की ही चीज़ें यूज़ करते हैं। दे डोंट एक्सप्लेन टू मच बट दे यूज़ द कीवर्ड्स। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि हाउ इट इज़ ए प्री रिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, हमने ये पॉइंटर बना दिया। ये अब क्या है कि हमारे पास 1.5 पन्ना बचा है। इस 1.5 पन्ने में से 1.25 पन्ने के अंदर हम लिखेंगे अपना जो किस तरह से ये प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, उसके बाद हम 1/4 पन्ने में लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि किस तरह से मैंने पॉइंटर्स अरेंज किए हैं और किस तरह से मैंने इसको दिखाया है कि ये डेमोक्रेसी के लिए एक प्री रिक्विजिट है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि सबसे पहले तो जुडिशरी डेमोक्रेसी बनती कब है। मैंने कुछ फीचर्स याद किए डेमोक्रेसी के, अपने दिमाग में जल्दी जल्दी प्रोसेस किए कि डेमोक्रेसी में ऑटोक्रेटिक और डिस्पोटिक गवर्नमेंट नहीं होती। ठीक है, दूसरा क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सेंटर है ना, वो स्टेट की पावर्स को एनक्रोच नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा मैंने ये कर लिया कि सेपरेशन ऑफ पावर और चेक और बैलेंसेस है ना, जो वो डेमोक्रेसी के मूल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, मेरे दिमाग में बस ये कीवर्ड्स मैंने रखे हुए थे। उसके बाद क्या करती है कि कोऑपरेट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर आपका फेयर होगा तो वो डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमेशा आपके प्रोटेक्टेड होंगे और डीपीएसपी को एक्सटेंड भी किया जा सकता है आपके राइट की एक्सटेंशन के लिए। फिर क्या होगा कि कई बार क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं करेगी, तो जुडिशरी सामने आएगी और पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी, जैसे विशाखा गाइडलाइन में कर दिया। उसके बाद क्या है कि रिट्स एक्सरसाइज करती है जुडिशरी ताकि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जा सके। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि मेरे दिमाग में आ गया कि भाई ये काम करती है जुडिशरी एक तरह से। ठीक है, ये सब काम करने की वजह से ही वो डेमोक्रेसी के बेसिक टेनेंट्स बचा रही है। तो मैंने क्या किया, डेमोक्रेसी से लिंक्ड जो बेसिक टेनेंट्स है ना, वो मैंने अपने दिमाग में प्रोसेस कर लिए। अब बस मुझे ये लिंक करना है कि जुडिशरी ये काम कर कैसे रही है। तो अब देखना वो लिखा कैसे गया है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया पहला पॉइंटर कि इट चेक द ऑटोक्रेटिक एंड द डिस्पोटिक टेंडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जुडिशियल रिव्यू। ये एक वेल टारगेटेड लाइन है। आपको इस तरह से नहीं लिखना कि जुडिशरी हैज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट दस इट कंट्रोल्स द ऑटोक्रेटिक एंड द डेस्पोटिक टेंडेंसीज। ये लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बनाने हैं आपको, हेल्पिंग वेल्पिंग वर्ब सब खा जाओ। ठीक है, बस सीधा टारगेटेड लिखना है कि इट विल चेक द ऑटोक्रेटिक एंड द डेस्पोटिक टेंडेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब इसका ना आप एग्जाम्पल दे दोगे, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। जो एग्जाम्पल है ना, वो आपकी स्टेटमेंट को, हर एक स्टेटमेंट के बाद जो एग्जाम्पल या डाटा होता है ना, वो आपकी स्टेटमेंट डाटा ऑथेंटिकेट कर देता है। वो बहुत कम वर्ड में हेल्प करता है सब्सटेंशिएट करने के अपने आर्ग्यूमेंट को। तो एग्जामिनर जैसे ही आपके आर्ग्यूमेंट के साथ एग्जाम्पल देखेगा, वो समझ जाएगा कि भाई बच्चे को नॉलेज है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इसका कि ऑटोक्रेटिक एंड डेस्पोटिक टेंडेंसी को चेक करता है कैसे, आर्टिकल 13 का यूज करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है। ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि वेदर लॉ को बनाने में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो की गई है नहीं। जैसे आधार एज ए मनी बिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया था, जब उन्होंने मनी बिल इंट्रोड्यूस कर दिया था आधार को, तो उन्होंने जुडिशियल रिव्यू किया था। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, और मैंने देने को तो बंदा 4 एग्जाम्पल भी दे इस चीज़ के, बट हमें और भी चीज़ें कवर करनी है और सिर्फ उतना लिखना है कि मेरा एक पॉइंटर अच्छे से समझ आ जाए। फिर क्या है कि दिस अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर एंड द चेक एंड बैलेंसेस थ्रू द जुडिशियल रिव्यू। तो आपने क्या किया कि ये जुडिशियल रिव्यू है ना, ये करता है सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए और चेक एंड बैलेंसेस को। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंटर है। बच्चे ना यहाँ तक लिख के आएंगे, वो ठीक होगा, बट जैसे ही आप ये लिखोगे ना एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल NJAC वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो ये बेसिकली केस जो था ना, ये सेपरेशन ऑफ पावर का ही तो था, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स ने इंटरफियरेंस कर दिया था अपॉइंटमेंट प्रोसेस के अंदर। तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया पूरे का पूरा NJAC केस, बट मैंने NJAC केस एज एन एग्जाम्पल लिख दिया। तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि भाई 4 वर्ड्स के अंदर कुछ लाइक 15-16 वर्ड में बंदे ने बात खत्म कर दी है, लाइक अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंसेस थ्रू द जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद क्या हो जाएगा कि इट हेल्प्स टू चेक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। जैसे ये क्या करता है कि ये डिस्प्यूट ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर देखता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं नहीं, इस तरह से डेमोक्रेसी को के लिए प्रीरिक्विजिट है। दूसरा क्या है कि आप ना बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शंस, जैसे नेशनल, प्रेसिडेंशियल और
फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, ऑन ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। तो इस तरह से ये क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एनक्रोचमेंट स्टेट फील्ड में रोकता है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि आपने सीधा लिखा कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द नेशनल, प्रेसिडेंशियल एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड, दस दिस प्रोटेक्ट्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, देन यू राइट कि दिस एक्सटेंड द स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSPs, दस दिस इस्टेब्लिश द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो बेसिकली ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स और DPSP को ना प्रोटेक्ट भी करता है और उसे एक्सटेंड भी करता है। तो ये क्या करता है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करता है। ये लाइन ना पॉलिटी की किताब में लिखी है कि डेमोक्रेसी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक होती है। ठीक है, जैसे कि इसने राइट टू प्रिवेसी केएस पुट्टास्वामी में लिखा था। आपको पूरा केस मेंशन नहीं करना है, तो आपने बेसिकली सिर्फ ये एग्जाम्पल देके समझा देना है। ये बहुत कारगर है भाई, ये जो एग्जाम्पल आप दे देते हो ना, आप देखना कि अगर आप 7 स्टेटमेंट लिख रहे हो, वो जनरली स्टेटमेंट है, अगर आपने उसको डाटा या एग्जाम्पल से बैक कर दिया, तो जहां आपको 4.5 नंबर मिलने चाहिए थे, सीधा आपको 5.5 नंबर मिलेंगे। तो आपका एग्जाम्पल्स का डाटा बैंक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो दिस एक्सटेंड द स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP, दस इस्टेब्लिश द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रिवेसी केएस पुट्टास्वामी। देन इट विल कम द रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन इफ द गवर्नमेंट अडॉप्ट लैकलस्टर एटीट्यूड। ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल विशाखा गाइडलाइन आपने लिख दिया, डिक्लेयरिंग द रिवर्स एज नेशनल एंटिटी। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल मेरे दिमाग में थे। ठीक है, थोड़े थोड़े मैंने एग्जाम्पल बना रखे हैं कि एक जुडिशरी से रिलेटेड अच्छे अच्छे जुडिशियल जो हमारे डिक्टेट्स हुए हैं उनके एग्जाम्पल्स मैंने तैयार कर रखे हैं, तो उनको मैंने रिवाइज किया हुआ है, तो मेरे दिमाग में आ जाते हैं लिखते लिखते कि रोल इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन इफ द गवर्नमेंट अडॉप्ट लैकलस्टर एटीट्यूड, विशाखा गाइडलाइन। फिर ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स थ्रू एक्सरसाइजिंग द रिट्स। रिट्स के बाद आपको ये एग्जाम्पल लिखना इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निकल नाम, क्यू वारंटो, प्रोविशन, सेरियोटरी, हिबियस कॉर्पस, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। If you are just writing that it exercised the writ to protect the fundamental rights, that is a very good point. But if you substantiate with those technical names that habeas corpus, certiorari, examiner खुश हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया आपका। अब आपके पास सिर्फ कंक्लूजन का ही बचा है। आपको ये हरकतें नहीं करनी है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साला आधे पन्ने यहीं से कंक्लूजन शुरू कर देते हैं। ये गलत चीज़ है। कंक्लूजन आपका 1/4 या 1/3 पन्ने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक तरह से जो वे फॉरवर्ड होता है ना, वही कंक्लूजन होता है। ठीक है, और जो कंक्लूजन होता है ना, उसके अंदर कुछ कंक्लूजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको समरी नहीं लिखनी होती। बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे इस तरह की लिख देंगे, जैसे यहाँ खत्म करेंगे उसके बाद ये लिख देंगे कि थस द टेकिंग द अबव स्टेप विल इनहांस द रोल ऑफ द जुडिशरी इन अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी एंड ओवर डेमोक्रेसी विल थ्राइव एंड जुडिशरी विल लीड टू द सुप्रीमेसी। इस तरह की वो ना पैराग्राफ्स बना देंगे। भाई कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस एक ऐसा सॉल्यूशन बताओ यहाँ पे कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करे, किसी लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन, किसी कमेटी कमीशन की रिकमेंडेशन, ये सब, या फिर कुछ और टेक्निकल चीज़ के ऊपर ख़त्म करो। जहाँ मुझे कुछ याद नहीं आया तो मैंने टेक्निकल पे ख़त्म कर दिया कि समटाइम्स द जुडिशियल रिव्यू लीड टू द जुडिशियल ओवररीच, टेक्निकल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल हाईवर लिकर बैन पॉलिसी, सो जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज टू बी प्रोटेक्टेड प्रैक्टिस टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखो इसमें ये सारा टेक्निकल है ब्रो। ठीक है, बेसिकली आपने ये दिखा दिया कि ये जितने भी ऊपर पॉइंटर्स हैं ना, जो डेमोक्रेसी को अपहोल्ड कर रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। बट ये जुडिशियल रिव्यू अगर जुडिशियल ओवररीच में बदल गया तो सेपरेशन ऑफ पावर पे खतरा बन जाएगा। इसलिए आपको जुडिशियल रिस्ट्रेंट प्रिंसिपल होता है एक, इसको फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और इसका मॉडल आंसर देख लेना अगर आपको वीडियो बहुत लंबी लगे। ठीक है, देन वी से कि द स्टेट्स इन इंडिया, अगला क्वेश्चन ये ना यार, ये लोकल बॉडी का जो क्वेश्चन है ना भाई, ये हर साल आ रहा है, और ये हर साल आ रहा है। मतलब 2020 में आया, ये 21 में आया, अब ये 23 में आ गया। ठीक है, और हमेशा मान के चलो ये आइस के ऊपर रहा है, प्रॉब्लम्स ऑफ द फंड के ऊपर, फंक्शनरी के ऊपर, या फंक्शनैलिटी के ऊपर। ठीक है, या फिर आ रहा है इश्यूज ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी, ठीक है, अथॉरिटी, इनके ऊपर आ रहा है। जनरली सेम ही चैलेंजेस होते हैं, बस उसको पिरोने का तरीका अलग है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये याद रखना है, 2020 में भी आया, इस थीम को प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो द स्टेट इन द इंडिया सीम रिलक्टेंट
टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडी फंक्शनली एंड फाइनेंशियली कमेंट। तो ये कह रहा है कि भाई जो स्टेट है ना वो अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए फंक्शनली और फाइनेंशियली रिलक्टेंस रहते हैं, कमेंट करो इसके ऊपर। ठीक है, तो भाई ये सही बात है। तो अब आपको पॉइंटर लिखने हैं कि किस तरह से वो फंक्शनली उसको एम्पावर करने में रिस्ट्रेंट कर रहे हैं और किस तरह से फाइनेंशियली कर रहे हैं। तो अब हमने शुरू किया, हमने टेक्निकल डेफिनेशन दी। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेड टू द पार्ट 9A एंड दैट लेड कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। 74th अमेंडमेंट एक्ट कीवर्ड हो गया, पार्ट 9A हो गया और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस की वर्ड हो गया। तो ये 3 लाइन की होगी मेरी इंट्रो। ठीक है, कंटेक्चुअली खत्म होगी और मैंने आर्टिकल मेंशन कर दिया किस किस के अंदर है ये, कि अर्बन लोकल बॉडी किस किस आर्टिकल्स के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। तो एक बहुत ही कंटेंट एनरिच इंट्रो आपकी होगी, रेदर देन राइटिंग सिंपल कि अर्बन लोकल बॉडी इज द की टू एस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, दस इट इनेबल्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स एट द ग्राउंड लेवल। ये ऐसे नहीं बनाना है भाई आपको। पॉलिटी के क्वेश्चन में ना आपको क्या करना है, लोकल बॉडी है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, उससे रिलेटेड पार्ट, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इन सब चीज़ों से आपको इंट्रो शुरू करनी है। तो ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद स्टेट्स आर रिलक्टेंट इन एम्पावरिंग देम। ठीक है, मैंने और दूसरी चीज़ आपको हमेशा ये ध्यान में रखनी है कि जो आप ना हेडिंग्स बनाते हो ना, वो हेडिंग्स क्वेश्चन के ही हेडिंग बनाओ, ताकि एग्जामिनर को ये दिखे कि भाई ये क्वेश्चन के आसपास घूम रहा है और उसी की बात कर रहा है। तो मेरी अप्रोच क्या रहती है, जो पूछा गया होता है ना मैं उसी को हेडिंग फॉर्म में बना देता हूँ कि जैसे स्टेट इन द इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर द अर्बन लोकल बॉडीज कमेंट। तो मैंने लिख दिया कि स्टेट इन इंडिया एम्पावरिंग देम, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यस। हाउ रिलक्टेंट इन एम्पावरिंग देम, हाँ रिलक्टेंट है, कैसे हैं, ये उन्होंने पूछा है तो मैंने पहले बना दिया फंक्शनली। अब इन्होंने पूछा है फंक्शनली एंड फाइनेंशियली, मैं ये हरकत नहीं करूंगा, मैं फंक्शनली यहाँ से शुरू करूंगा और फंक्शनली मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा और फिर मैं फाइनेंशियली यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म कर दूंगा। एक चीज याद रखो भाई, दोनों पार्ट 5-5 नंबर के हैं, इसी को स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट को बराबर पेज मिलेगा। अब आपको पता है कि 1/4 पेज आपका इंट्रो में चला गया, 1/4 पेज आपका कंक्लूजन में चला गया, बचा कितना 1.5 पेज। ये दोनों में 0.75 एलोकेट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं द राइट स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर। ठीक है, तो उसके बाद वी स्टार्टेड फंक्शनली। ये क्या करता है कि फंक्शनली स्टेट्स हैव नॉट डिवॉल्व्ड द 11 फंक्शन विच आर मैंडेटेड अंडर द शेड्यूल 12। ठीक है, तो शेड्यूल 12 में ना 11 फंक्शंस बोले गए हैं म्यूनसिपैलिटीज के लिए, बट स्टेट्स ने वो डिवॉल्व नहीं किया। एक पॉइंटर ही हो गया, यानी फंक्शंस डिवॉल्व नहीं किए। उसके बाद क्या हुआ कि जो फंक्शनल पावर्स और जुरिस्डिक्शन है ना वो कर्टेल कर दी गई है, फॉर्मिंग द पैरेलल बॉडीज। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो उसके अंदर एक स्टेट पोल्यूशन बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर एक पैराग्राफ है कि टाइप ऑफ बॉडीज इन म्यूनसिपैलिटीज। तो ये क्या कहते हैं, functional power and the jurisdiction has been curtailed by making the parallel body, for example the state pollution control board and state electricity board। ये हो गया। ठीक है, मैं फंक्शन की ही बात करूंगा इसके अंदर। ठीक है, हालांकि मेरे दिमाग में आता रहेगा कि मैं फाइनेंसिस का भी लिख दूं, बट मैं नहीं लिखूंगा, वो मैं फाइनेंस वाले में लिखूंगा। फिर एग्जीक्यूटिव एंड द फाइनेंशियल फंक्शंस जो है ना दे हैव बीन नॉट डिवॉल्व टू द प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी बॉडी और द मेयर। जो एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल फंक्शन है वो दिए गए आईएएस ऑफिसर को रेदर देन मेयर को, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आजकल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ना, जो कि मेरे दिमाग में आया यार स्मार्ट सिटी भी तो चल रहा है, तो स्मार्ट सिटी म्यूनसिपैलिटी के हाथ में थोड़ी है। तो स्मार्ट डेवलपमेंट प्लान ऑफ द स्मार्ट सिटी इज फॉर्म्ड बाय कमेटी विच इज डोमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। एक पॉइंटर ये हो गया, इसके अंदर आप कुछ भी प्लान लिख दो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद केस, किसी भी स्मार्ट सिटी का नाम लिख दो, वो आ ही जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो डेवलपमेंट प्लान ऑफ द स्मार्ट सिटी इज फॉर्म्ड बाय डोमिनेटेड कमेटी डोमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये भी एक तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फंक्शनल प्रॉब्लम है। उसके बाद फाइनेंशियल फंक्शंस में क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल फंक्शंस में उनको पावर नहीं दी गई है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस हैज नॉट बीन डिवॉल्व्ड। तो आपको ना आर्ट भी सीखना है कि 2 लाइनों में बात कैसे कह देनी है। तो मैंने सीधा ये लिखा कि फाइनेंशियल फंक्शंस फॉर एग्जांपल लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्स हैव नॉट बीन डिवॉल्व्ड टू देम। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर आया कि फाइनेंशियल क्या क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले क्या है कि स्टेट अर्बन लोकल बॉडीज आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर फंड्स अर्बन लोकल बॉडी की। फॉर एग्जांपल ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूनसिपैलिटी 45% ऑफ रेवेन्यू ही जनरेट कर पाती हैं अपना। उसके बाद क्या हो गया कि दे हैव टाइड नेचर ऑफ द फंड्स, ये कीवर्ड है।
ठीक है। देन दे डू नॉट हैव द फाइनेंशियल पावर इज नॉट गिवन टू द मेयर्स, दैट इज एक्सरसाइज बाय द चेयरमैन आईएएस ऑफिसर। तो भी एक तरह से फाइनेंशियल इशू हो गया, तो मैंने यहाँ पे भी डाल दिया। देन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड द 15th फाइनेंस कमीशन हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो अब इसमें से बहुत सारे पॉइंटर्स आपको दिमाग में नहीं आएंगे कि यार मैंने पढ़े भी नहीं है, तो आप यही देखो ना, आप सीधा देखोगे कि भाई सबसे पहले तो उनके पास फाइनेंसिस ही नहीं होंगे, वो स्टेट के ऊपर फाइनेंसिस के लिए डिपेंडेंट होंगे। दूसरा, उनके पास फाइनेंशियल पावर्स ही नहीं होंगी जो उनके हेड्स हैं। तीसरा, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ही हमने इंप्लीमेंट नहीं की होगी। देन यू कम विद कि अब जीएसटी की बात हुई कि जीएसटी जब से हमने इंप्लीमेंट किया है तो हमने एंट्री टैक्स और एडवर्टाइजमेंट टैक्स इंक्लूड कर लिया है, तो उनके पास और फंड क्रंचीज हो गए हैं जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज हैं। तो मैंने लिखा कि जीएसटी सब्सिडी एंट्री टैक्स एंड द एडवर्टाइजमेंट टैक्स। देन एक होता है कि देन पोटेंशियल ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स हैज नॉट बीन रियलाइज्ड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आप लिखोगे कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स है, मतलब वो म्यूनसिपैलिटीज जो है ना, वो उसका प्रॉपर पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाई है, ये भी उनका एक फाइनेंशियल इशू है। और जो म्यूनसिपल बॉन्ड्स है ना, वो अगर लिस्ट करने होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की बैकिंग चाहिए होती है उनकी अच्छी रेटिंग के लिए, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है, जब आप फाइनेंशियल इश्यूज करो ना, या तो उनको इतने, आपको सिर्फ कीवर्ड याद रखने हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड मैं याद रखूंगा कि सबसे पहला ये क्या कि म्यूनसिपैलिटीज के पास सिर्फ 45% फंड है, ये आप खुद से लाइन बना दोगे कि फाइनेंशियल डिपेंडेंट ऑन दी स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, टाइड नेचर ऑफ द फंड। तीसरा, मेयर्स के पास फाइनेंशियल पावर नहीं है। ठीक है, मैं चौथा, स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अपने नोट्स में इस बस ये कीवर्ड लिखता हूँ। तीसरा, जीएसटी का इशू है, एंट्री टैक्स और एडवर्टाइजमेंट टैक्स को लेके। फिर प्रॉपर्टी टैक्स का इशू है, ठीक है, और फिर म्यूनसिपल बॉन्ड का इशू है। आप अपने आपको क्या करना है कि ये कीवर्ड अपने नोट्स में आपको हाईलाइट कर देने हैं, बस यही पढ़ने हैं। अगर आपने ये 7 कीवर्ड भी यूज कर लिए तो आप पॉइंटर्स तो यार बनाओगे, वहां पे 8 सीख जाओगे पॉइंटर बनाने का। बस कीवर्ड पता है, एग्जांपल्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज हमेशा याद रखना कि ये मैंने जो कंक्लूजन है ना, वो भी आपको ऐसे की तरह नहीं करना, जैसे मैंने पहले बताया कि एल्दो दिस, जिस तरह से लिख दो कि एल्दो देयर आर द फाइनेंशियल एंड द फंक्शनल चैलेंजेस, तो स्टेट गवर्नमेंट मस्ट डिवॉल्व द फंक्शंस टू देम सो दैट देयर रियल पोटेंशियल शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द रियल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। भाई ये कंक्लूजन लिखना नहीं होता, ये तब लिखना होता है जब आपको कुछ और नहीं आ रहा हो। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरह के सवालों के ना प्री डिसाइडेड कंक्लूजन बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि कहीं भी लोकल बॉडी का क्वेश्चन आ गया तो मैंने कंक्लूजन रेडी किया हुआ है। सेकंड एआरसी और पुंछी कमीशन की 2-3 रिकमेंडेशन मैं यहां खत्म कर दूंगा। जब आप कहीं पे पढ़ोगे ना, वहां 20 रिकमेंडेशन दे रखी होंगी अलग अलग कमीशन की। वह आपको ये नहीं करना, आपको पता है कि ये रिकमेंडेशन सिर्फ कंक्लूजन में यूज होंगी, तो आप क्या करो कि बस एक कमीशन उठाओ, उसकी 3-4 रिकमेंडेशन करो जो आप 1/4 पेज में डाल सकते हो, जो आपका कंक्लूजन बन सकता है। जैसे मैंने लिखा कि टू प्लग द सेम रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड एआरसी एंड द पुंछी कमीशंस, फॉर एग्जांपल अबॉलिशिंग द पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ कीवर्ड सोशल ऑडिट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द टर्म इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, फोर्थ, डिवोल्यूशन ऑफ द पावर्स टू कलेक्ट एंड लेवी द टैक्सेस। ठीक है, मैंने 4 लिखी, आप 3 भी लिख दो चाहे। टू रियलाइज द रियल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने ये खत्म कर दिया। तो आपको क्या करना है कि अगर म्यूनसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज, पंचायत से रिलेटेड कुछ भी चैलेंजेस का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह के चैलेंजेस पूछे हो, तो आप उसके अंदर क्या करना है, ये स्टैंडर्ड कर लेना, सिर्फ एक कमीशन और उसकी रिकमेंडेशन। सेकंड एआरसी एंड द पुंछी कमीशन, recommendation of abolishing parallel organization, social audit, constitutionalize the terms and devolution of the powers to levy and the collect taxes to realize the real democratic decentralization। इस तरह से आप खत्म कर देंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता लगा होगा कि किस तरह से जो हमारे GS2 पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, जो देखने में बड़े टफ लगते हैं, घुमा फिरा के लगते हैं, उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, इंटरप्रेट के बाद सही पेजेस के अंदर कितनी टेक्निकल इंट्रो देनी है, कैसा कंक्लूजन देना है। ऐसे की तरह कंक्लूजन नहीं बनाना है, आपको टेक्निकल कंक्लूजन रखना है। तो और टेक्निकल कंक्लूजन रखने के लिए आपको बहुत सारा रट्टा नहीं मारना, थीम्स के ऊपर बस 4-4 लाइनों का कंक्लूजन बना लेना है। जैसे मैंने लोकल बॉडी का बनाया, जुडिशरी के ऊपर बनाया, तो इस तरह की चीजें। ठीक है, और आपको जो पॉइंटर्स है ना, आप जब किसी भी चीज को पढ़ेंगे
तो आपको लगेगा कि यार ये इतना सारा माल है, इसको मैं याद कैसे रखूंगा। आपको बस कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। की अपने नोट्स में कीवर्ड लिखते जाओ और उसके साथ एग्जाम्पल लिखते जाओ, कीवर्ड लिखते जाओ उसके साथ एग्जाम्पल लिखते जाओ, इतना ही याद रहेगा फाइनल पेपर में, और यही इंप्लीमेंट करना है आपको। तो आई होप कि किस तरह से बेटर स्ट्रक्चर करना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, इस वीडियो से पता लगा होगा। आई विल कीप ऑन मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज इन द फ्यूचर, एंड इफ यू फाइंड दैट these videos are the useful, please subscribe my YouTube channel, my Telegram channel, and forward these channels to your friends too, because I think that these things what the other channels are missing, the implementation part. Thank you.